बैच नंबर 24 की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भाई। जैसे बहुत बहुत ठंड चल रही है वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, सुजाता आ चुके हैं, कुंदन आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उपांक्षा आ चुकी हैं, सचिन आ चुके हैं। अच्छा, आज आपकी सुबह से क्लास बायो में शो हो रही होगी ना वो टेक्निकल टीम का एरर था। मैंने उनको बता रखा है कि भैया बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार में अगर ली तो मैंने तो आपको केमिस्ट्री में दिखेगी क्लास, केमिस्ट्री लगानी है। लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल टीम को मैंने बोला था, कोई बात नहीं। आज आपको सुबह से बायो में शो हो रही होगी ना कि बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 32 स्केलेटल सिस्टम, तो वो गलत शो हो रहा था बच्चा। आज केमिस्ट्री की क्लास है, मैंने बताया था आपको इस वीक में हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में हमने स्केलेटल सिस्टम का बोन्स वाला पार्ट वैसे ही खत्म कर दिया था। अगर वो नहीं होता तो मैं हो सकता था बायोलॉजी कंटिन्यू करती। लेकिन ठीक है, अपना स्टार्ट करें आज की क्लास केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर भी आज नहीं, कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर आपका कल की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में हम पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे। आ जाओ फिर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोटोप्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम यही पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आइसोटोप क्या होते हैं। तो बच्चा आइसोटोप्स क्या होते हैं आप ही बता दो। समस्थानिक क्या होते हैं? मैंने कहा था एक ही जो एलिमेंट है उसके अलग अलग एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसको आइसोटोप्स कहते हैं, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। और हमने कहा था कि एक आइसोटोप किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। 1H1 को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम बोलते हैं, याद होगा ना। और 1H3 को क्या बोलते हैं? 1H3 को बोलते हैं हम 1H3 को कहते हैं ट्रीटियम, नॉट ट्राइटेरियम कर देना, ठीक है? ट्रीटियम, ट्रीटियम। फिर मैंने कहा था आइसोटोप्स की हम 3 परिभाषाएं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाता है ना। आइसोटोप्स की हम 3 परिभाषा बनाएंगे। ये बात बताई थी ना। मैंने कहा था पहला डेफिनेशन क्या होगा? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। परमाणु क्रमांक तो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जबकि परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। एक परिभाषा ये मैंने बना के आपको बता दी थी। नेक्स्ट दूसरा परिभाषा मैंने बताया था कि एक ही एटम के सॉरी एक ही एलिमेंट के एटम जिनका क्या आप बताओगे प्रोटॉन की संख्या तो जिनमें क्या रहती होगी? प्रोटॉन की संख्या सेम हो जबकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? डिफरेंट। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था तीसरा मैंने क्या पढ़ाया था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका फिजिकल बिहेवियर, यानी कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो ये 3 परिभाषा बनानी सिखा दी थी। कहीं से भी कोई डेफिनेशन आ जाए सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों डेफिनेशन नोट करवा दी थी। आइसोटोप्स बता दिए थे। हाइड्रोजन के कैसे कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब कुछ बातें आपकी रह गई थी यहां से ड्यूटीरियम और ट्रीटियम में। इनका मैंने न्यूक्लियस बना के दिखा दिया था, किसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सब मैंने पढ़ा दिया था, है ना। अब जरा सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो ड्यूटीरियम होता है ना, मैंने कहा था अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो आपको नॉर्मल वाटर मिलेगा। और नॉर्मल वाटर क्या होता है? H2 होता है। साधारण जल क्या होता है? पानी होता है, H2 होता है। फिर मैंने कहा अगर आप ड्यूटीरियम की रिएक्शन किससे करवाओगे? ऑक्सीजन से। तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तब आपको मिलेगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है? और ड्यूटीरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। और इसी को हम केमिस्ट्री में किसके नाम से जानते हैं? हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। इसी को हम केमिस्ट्री में हैवी वाटर, जिसको हम भारी जल बोलते हैं, ठीक है? हैवी वाटर के बारे में जानते हैं, भारी जल के नाम से जानते हैं, ठीक है? चले अब आगे। इतनी सारी बातें लास्ट क्लास तक पढ़ा चुकी हूं मैंने रिवाइज किया, ये सब पढ़ा चुकी हूं लास्ट क्लास में। ओके, अब सुनो जरा। इस हैवी वाटर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसका फॉर्मूला पूछे D2O। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से बनाते हैं? 2 नंबर वाला, जिसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं। अब बात ये आती है, एक तो लिख लो, एक साइंटिस्ट ने HC यूरे करके, ऐसा माना गया है कि इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। अब डिस्कवरी का मतलब आप समझ गए होंगे, बना के दिखाया था पूरी दुनिया को, ठीक है? HC यूरे ने इसके बारे में सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया था। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया नॉर्मल वाटर में और इस वाटर में क्या डिफरेंस है ना, आपके दिमाग में आनी चाहिए ये चीज कि H2O में और D2O में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा, ये जो D2O होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? हैवी वाटर, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में, H2O के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, ठीक है? तो आप लिखो कि जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है उसका आणविक भार ज्यादा होता है। अब आपको ये आणविक भार निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी, ठीक है? तब आप नोट डाउन कर लोगे। अब बच्चों सुनो, नॉर्मल वाटर का कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है तो एक एक जोड़ देते हैं हम, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 + 2 क्या हो गया? 18। 16 + 2 18 हो गया। तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, अब आप ये मत सोचना मैम ने क्या करा, 2 हाइड्रोजन है, सिंपल ही रखा है मैंने। हाइड्रोजन दोनों का एक एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 + 2 18। तो जो साधारण जल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, जबकि जो आपका हैवी वाटर होता है ना, उसका कितना होता है? उसका होता है स्टूडेंट्स 20। 20 कैसे? तो एक ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 में 4 हो गए। एक ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 में 4 हो गए, तो 4 + 16 तो कितना हो गया? 20 आ गया। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल पानी में और भारी जल में, साधारण जल और भारी जल में क्या डिफरेंस है।
किसका डिफरेंस है? आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट का, आणविक भार का। जो H2O होता है उसका 18 होता है, जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं D2O या हैवी वाटर, उसका 20 होता है। क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में गलनांक बिंदु कहा जाता है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? गलनांक बिंदु बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम केमिस्ट्री में लिखते हैं एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो सुनो जरा ध्यान से, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। दूसरा, नॉर्मल पानी से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु, जिसको हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ये भी ज्यादा होगा। और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं बीपी। अब बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है यहाँ पर, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा आपको जो पॉइंट याद रखने की जरूरत है वो सिर्फ यही याद रखने की जरूरत है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट साधारण जल से ज्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, 101.4 डिग्री सेल्सियस। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3.8 होता है। तो ये सारी चीजें लिख दो, 3.8 होता है, ये सारी चीजें लिख लो। हो गया? किससे बनाते हैं? इससे। फॉर्मूला क्या होता है? ये। ठीक है, केमिकल नेम ये। और कॉमर्शियली हम इसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। किसने बनाया? इसने। क्यों होता है हैवी? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ज्यादा होते हैं। कितने कितने? तो इतने इतने, ये लिख दो। और इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है कि मैम कहां काम आता है? तो ये आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। इसको बोलते हैं हम नाभिकीय संयंत्र, जहां पे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जहां होता है ना। और बच्चा न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके तरह काम आता है? एज ए मॉडरेटर। एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक के रूप में। मंदक का मतलब क्या होता है? मंदा कर देने वाला, स्लो कर देने वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देने का काम करता है ये। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर काम आता है। नाभिकीय संयंत्र में किसकी तरह काम आता है? तो आप बताओगे बच्चा, एज ए मंदक की तरह काम आता है। मंदक की तरह काम आता है। ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन होंगे ना बच्चा, D2 है ना, D2 कितने? 2 हो जाएंगे बच्चा, 2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एक हाइड्रोजन तो यही था ना ड्यूटेरियम का। चलो ये चीज आगे समझ में आ जाएगी आपको। हो गया? तो यूज क्या है ये सब याद हो गए होंगे। अब सुनो जरा, ये जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ना, इसका नाम क्या था? ट्रीटियम। ये इकलौता ऐसा आइसोटोप होता है इन तीनों में से जो रेडियो एक्टिव है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है? तो तीसरे वाला 1H3 वाला। ठीक है, 1H3 वाला। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पे जाके आपको आइसोटोप्स के बारे में इतने सारे पॉइंट ही नोट डाउन करने थे। आशिक, अगर एक कमेंट और दिख गया ना मुझे स्क्रीन पे, ब्लॉक करवा दूंगी मैं इस बैच से। मैम नोट्स अपलोड करवा दो, मैम नोट्स अपलोड करवा दो, मैम नोट्स अपलोड करवा दो, मैम नोट्स। क्या है ये चीज? लिख नहीं सकते हाथ से, बना नहीं सकते? बेवकूफों की तरह बस मैसेज टाइप करना है। सब कुछ पका पकाया माल चाहिए क्या? केमिस्ट्री का नोट्स कोई टीचर नहीं देता, पता है तुम्हें? फिर भी मैंने कहा कि चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा मैं आपको नोट्स दे दूंगी। क्लास स्टार्ट हुई तब से कमेंट करके इरिटेट करना, इसको ब्लॉक कर दो यहाँ से। दिमाग मत खराब करा करो किसी टीचर का। कितना बढ़िया पढ़ा रही हूँ, फिर क्लास में गएगा डाउट नहीं आया, डाउट ये डाउट है, मैम ने रिप्लाई नहीं किया। वो आप ही हो, मैंने देखा आपका एक दिन का कमेंट। 8वीं क्लास के बच्चे हो क्या जो किताबें चाहिए, नोटबुक चाहिए? बतेरी किताबें मार्केट में मिलती है, लेके आ जाओ। काय को पढ़ने की जरूरत है इस बैच में? काय को बैच खरीद लिया? फिर नोट्स ही चाहिए थे तो कमी है क्या नोट्स की? आप देख रहे हो, आप जिस भी गांव शहर में रह रहे हो उसके मार्केट में जाओ, पता लग जाएगा कितने सारे हैं ऐसे नोट्स भरे पड़े होंगे। और अभी दे भी दूंगी ना, प्रिंट निकाल के अलमारी में डाल दोगे। लेकिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हो टीचर गुस्सा करता है। आएगा टीचर को गुस्सा एक कमेंट का 50 बार? नहीं करना, नहीं करना अपलोड। सचिन पहले अपलोड की स्पेलिंग तो लिख के आओ तुम। अपलोड कर दो ना, तो नहीं करना। नहीं दूंगी, जाओ जिसको बोलना है बोलो, नहीं दूंगी नोट्स। बना लो नोट्स अपने आप। कोई टीचर नहीं देता केमिस्ट्री के नोट्स, पता है आपको? क्योंकि केमिस्ट्री के नोट्स किताबों में और नोट्स में लिखी चीजें आपके यहाँ भेजे में नहीं पड़ेंगी, समझोगे नहीं तो। बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। पढ़ा रही इतना बढ़िया चैप्टर, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। कि बाकी की लड़कियां लड़के खुद बना रही है, पागल है क्या ये? बेवकूफ है क्या ये? तुम ही करोगे ना टॉप। तो अपलोड की स्पेलिंग लिख नहीं पा रहा है और इनको ऑर्डर चला रहा है अपलोड कर दो। तो चलो हो गया आइसोटोप। अब दूसरा लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एक एक चीज बोर्ड पे लिख रही हूँ, एक एक चीज बोल के भी लिखवा रही हूँ, फिर भी इनको नोट्स चाहिए। पता नहीं कैसे तुम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आ गए हो यहाँ पे। संभारिक आइसोबार्स क्या होते हैं? 50 किताबें बता दूंगी जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, वो ले लेना, वहां से नोट्स उनके करवा लेना प्रिंट। चलो, पहले दिन ही केमिस्ट्री क्लास में क्या मैंने आपको बोला नहीं था कि बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि बच्चों नोट्स बनाना, आपकी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए किया मैंने। क्योंकि अगर आप लिखोगे ना, इन चीजों को बनाओगे, ये ऐसे डायग्राम या आइसोबार आइसोटोप, बहुत बतेरी किताब पढ़ी है, ले लो कोई भी किताब, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वो नोट्स ही आपके लिए। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे परेशान करने आ जाते हैं। खुद से ही बनाओगे वही काम आएगा। साइंस है ये, हिस्ट्री नहीं है जो नोट्स हैं तो रट्टे लगा लोगे, नहीं समझ में आएगा। अभी आगे देख लो, इसे अगला चैप्टर देखना, पीरियोडिक टेबल। छठी क्लास से क्लास में है ना, अपनी छठी क्लास से हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, आप भी पढ़े होंगे, देखना आप।
उसमें देखना आप नोट्स खुद बोल दोगे मैम हमें ना चाहिए नोट्स, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी तब कि मैम नोट्स बोर्ड से कुछ समझ नहीं आता है, क्या लिख रखा है आपने नोट्सों में ये। चलो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप का जस्ट उल्टा, आइसोटोप का जस्ट उल्टा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, आइसोटोप्स मैंने लिखवाया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1h1 1h2 1h3। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, ये समझने वाली बात है। ये किताबों में लिखी हुई होती है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के हैं, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन, तो एक ही लिखा हुआ है, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचा लेना अपना, इसी को टिक कर लेना। आइसोटोप बोल रहा है वो आइसोटोप कर रहा है, ठीक है, आइसोटोप के बारे में पूछ रहा है, समझ लो। आइसोबार्स क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट के, ये समझने वाली बात है। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, तो आप लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। समझ रहे हो आप? यहां पे मैंने क्या लिखवाया था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ना, हाइड्रोजन 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 सेम है ना, सेम है ना, समझ रहे हो? एक ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये चीज आप जो होती है ना, वो 4 ऑप्शन, उनको सही से पढ़ना। यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ होगा और आप पढ़ दोगे एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो आप गलत करके आ जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, ठीक है, कि इसको अच्छे से पढ़ना बेटा। जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, तो लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर हैविंग same atomic mass but having different atomic number is known as isobar. Atomic number is known as isobar. अब हिंदी में लिखो, अलग अलग तत्वों के परमाणु, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रही हूँ फिर भी नोट्स नहीं बना पा रही। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार एक जैसा हो लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, समभारी कहलाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो, समभारी कहलाते हैं। आप ये पढ़ लेते हो कि मैम आइसोटोप का उल्टा क्या हो जाता है? आइसोबार हो जाता है। नहीं, आपको ये समझना है कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, जबकि आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। चलो अब मैं आइसोबार का एग्जांपल बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपको याद है ना, मैंने बताया था आर्गन का सिंबल क्या होता है? Ar। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 मैंने पढ़ाया आपको। एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कैल्शियम का सिंबल Ca और इसका एटॉमिक मास 20 होता है और एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। अब आप देखो ना, ये आर्गन है, ये अलग एलिमेंट है, ये कैल्शियम है, अलग एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ये, इसका एटॉमिक नंबर ये, जबकि दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम। तो एटॉमिक मास सेम हो गया और एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, और एटम भी किसके हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो क्या कहलाएगा? ये आइसोबार कहलाएगा, ये आइसोबार कहलाएगा। ओके, अब एक और लिख लो डेफिनेशन। आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, अब आइसोटोन भी लिख लो। इसको इधर ही कर दो, चलो इसको इधर कर दो, तीनों में एग्जाम में आता है। मैंने आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ा चुकी हूँ, आइसोटोन और लिख लो। चलो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समन्यूट्रिक। वैसे हिंदी के नाम से ना आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिख दो, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोन। दो अलग अलग तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी हो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, बराबर लिख लो। चलो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, मैं दो एग्जांपल लिख रही हूं, मुझे जरा बताइएगा कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कितनी होती है। मैं निकालना सिखा चुकी हूं आप, ठीक है। एक मैंने लिखा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एक होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 15 यहां पे लिखा है, ऑक्सीजन का मैंने 16 लिखा है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के दिखाओ, फटाक से निकाल के दिखाओ, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें अपन। न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, मैं पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। हाँ, एग्जांपल लिखवा रही हूं ना मैंने, आइसोटोप के एग्जांपल लिखवा दिए मैंने, आइसोबार का एग्जांपल लिखवा दिया। देखो आर्गन कैल्शियम, ये है ना एग्जांपल, और इसका एग्जांपल तो आप खुद से बना सकते हो, इसके तो बतेरे एग्जांपल बन सकते हैं। इसके कोई एग्जांपल फिक्स थोड़ी है एनसीईआरटी में कि तो मैं लिखवा दूं। हाँ चलो, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी कितनी है? प्रिंस ने सही बताया है, रूपा ने सही बताया, पंकज ने सही बताया, आनंद ने सही बताया है, विवेक ने सही बताया है, अनामिका खन्ना ने सही बताया है, सी ने सही बताया है, राहुल गलत बताया। राहुल अपने पिछली क्लासेस पढ़ी है क्या आपने बेटा? हाँ राहुल, आपको पिछली क्लास पढ़ी होगी, तो मैंने कहा था न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला वैल्यू से नीचे वाला वैल्यू घटा देते हैं। तो ये घटाओगे तब भी 8, ये घटाओगे तब भी 8, तो दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है? बराबर। तो ये क्या होंगे? ये आइसोटोन्स होंगे। ये आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये एग्जाम्पल दे दिया और पूछेगा ये किसके एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोटोप का है, आइसोबार का है, आइसो इलेक्ट्रॉन का है, आइसोटोन का है। फिर आपको डेफिनेशन काम आएगी, वरना ये डेफिनेशन थोड़ी ना काम आती है एग्जाम में, सब काम आएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये एग्जांपल दे दिया, पूछेगा ये क्या है? आइसोटोप का एग्जांपल है, आइसो इलेक्ट्रॉन का है, किसका एग्जांपल है? तो ऐसे आ जाता है।
तनवीर आप पिछली क्लास देखो बेटा, आपको तो बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं आता है, आप पिछली क्लास देखो। हो गया, चले आगे। तो हमने यहाँ तक की क्लास में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम सब पढ़ लिया हमने। और उसके बाद हमने आइसोटॉप, आइसोबार, क्योंकि ये सब पीरियोडिक टेबल में काम आएगा। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये बिना पढ़े आपको पीटी समझ में नहीं आ सकती। और जिस दिन पीरियोडिक टेबल पढ़ ली उस दिन केमिस्ट्री का 30% सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उस दिन आपका 30% सिलेबस खत्म होता जाएगा। यूज नहीं होते हैं राजेश, इनका यूज क्या होगा? केमिस्ट्री में हर चीज का यूज थोड़ी होता है, यूज नहीं होते केमिस्ट्री। अब आइसोबार का यूज क्या होगा, मैं क्या बताऊं आपको कि आइसोबार का क्या यूज होगा, ठीक है। केमिस्ट्री को इतना दिमाग लगा के मत पढ़ो। अब आओ जरा, अब मैं आपको निकालना और आपको लिखना सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जो ढंग से पढ़ेगा, नहीं तो आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब ही नहीं समझ में आया तो अब क्या आएगा। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं इंटेलिजेंट जिनको आता है, अभी मैं बोल दूं लिख के दिखा दो मुझे क्रोमियम का, तो वो लिख के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम केमिस्ट्री में लिखेंगे इसको ईसी, इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ईसी का मतलब यहां पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा सुन लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। अब अरेंज का मतलब ये नहीं है आगे पीछे अरेंज करना, ऊपर नीचे बाएं दाएं, है ना, ठीक है। जरा सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का जो एक तरीका है उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब ये कैसे होता है, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो जाए क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, राइट। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं। आप सब जानते हो मैम, इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, शेल होती है ना, शेल या ऑर्बिट होते हैं, बताया था ना मैंने। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो न्यूक्लियस के पास वाली होती है वो के होती है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी ऐसे चलती रहती है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, तो आप क्या बताओगे, एटम के ऑर्बिट, कक्ष या कक्षाओं में रहते हैं, है ना। ये बात तो पढ़ाई थी, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो भी बता, कितनी होती है वो भी बताया था, 2n² से निकाल लेते हैं, राइट। अब जरा सुनो, एक रूल होता है केमिस्ट्री में, क्या रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आप भरते हो ना इन शेल में या इन ऑर्बिट में, जब आप इलेक्ट्रॉन इन कक्ष और कक्षाओं में भरते हो ना, तो आप कैसे भरते हो, सबसे पहले आप उस शेल में भरोगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी लेवल किसका, इन ऑर्बिट और शेल का, कक्ष और कक्षाओं का, इनके एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले आप उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरोगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा उसमें, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, सबसे कम एनर्जी लेवल के का होता है, फिर एल का, फिर एम का, फिर एन का, ऐसे चलता रहता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लो के, एल, एम, एन, और ये क्या है इनका, ये इनकी एनर्जी का इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख दो। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी लेवल वाली शेल कौन सी है, के, फिर कौन सी है एल, फिर कौन सी है एम, फिर कौन सी है एन, यही हुआ ना। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में, फिर बचे हैं तो एल में, फिर बचे हैं तो एम में, फिर बचे हैं तो एन में, ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे ही जाएंगे ना, समझ में आ गया, है ना। चलो अब जरा सुनो मेरी बात को। पहला रूल तो यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसी शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। हो गया। दूसरा रूल क्या होता है, बेसिक 20 तक का तो आप इन दो रूल से बना लोगे। आप प्रॉब्लम आएगी 20 के बाद वाला, तो वो भी मैं बता दूंगी आपको। किसी भी एटम की आउटर शेल में, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, आउटर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। अब ये बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है ना कि आउटर शेल क्या होती है, वैलेंस शेल होती है। आउटर शेल का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर शेल का मतलब। फॉर एग्जांपल मैंने बोला के, एल, एम, एन, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, कहां से आपको मैं शुरुआत करके बताऊं, मैं आपको बता देती हूं, मैं आपको कैल्शियम, चलो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, आप जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, कैल्शियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा है मैम ने, कोई भी आवेश नहीं है, और जब किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, सीधी सी बात है। तो इस चीज में क्या अपने आप में एक बात छुपी हुई है, इसमें छुपा हुआ है कि भैया कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है। तो आपको 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, आपको क्या भरने, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आपको याद होगा मैम ने पढ़ाया था के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकाले थे, 2n², है ना। और एल में कितने होते हैं, 8 भरे जाते हैं, एम में कितने, 18। ये बात मैं पढ़ा चुकी हूं ना, क्योंकि के के लिए एन का वैल्यू 1 होता है और एल का 2 होता है, ये पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, इसलिए तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही थी। अब जरा सुनो, इसमें कितने हैं, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, तो 2 ही भरोगे ना, 2 से ज्यादा थोड़ी भर दोगे, आ ही सकते हैं 2। और एल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं।
8 भर दिए, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते ना, 8 से ज्यादा भर ही नहीं सकते ना, लिखा हुआ है ना ऊपर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, और ये भी तो है ना एल में होते ही 8 है। अब एम में सुनो, अब कितने बचे, 2 और 8 10 हो गए कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 10। तो आप बोलोगे मैम इसमें 10 भर दो, आप यही बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे मैम एम में तो मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, 10 भर दो ना, यहाँ पे 10 नहीं भरे जाएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि ये रूल ऊपर वाला पढ़ रहे हो, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जाएंगे। तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको इस एम में 8 और इस एन में 2, एन में 2 कैसे लिखा जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार लास्टली बता रही हूँ, बहुत बच्चों वाली चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे केएलएमएन, अभी हम केएलएमएन की बात करते हैं, इसके बाद एसपीडीएफ पे चलेंगे 10 मिनट के बाद। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में आप ऐसे निकाल लोगे आगे कितने कितने आ सकते हैं। लेकिन कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 को आपको बांटना है, तो के में आपने 2 भर दिए, एल में आपने 8 भर दिए, एम में 10 आ सकते थे, लेकिन ये रूल क्या कह रहा है 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो आपको 8 यहां भरने पड़ेंगे, बचे कितने 2, तो 2 एन में गए। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन के पास होगी। हाँ चलो, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से सुना रही हूं आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अरे भैया ऊपर वाला चीज देख के जल्दी से फटाक से आंसर दे दो। किसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी। आशिक कह रहे हैं किसी पे चार्ज हो, आशिक निकालना बताया, अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, लेक्चर नंबर 2 देख लेना। इसीलिए तो उस दिन कमेंट कर रहे थे यार 2 नंबर लेक्चर का, उस दिन कमेंट कर रहे थे नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नहीं काम आई ना नोट्स, आशिक आ गए ना, फंस गए ना आज की क्लास में। मैम किसी पे चार्ज हो तो पढ़ाया था, किसी पे चार्ज होता है तो कैसे होता है, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन से होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और मैंने पढ़ाया था आउटर शेल को ही तो क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, मैम ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, तो आप क्या बताओगे, बताओ कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे बता दो। पूनम ये बात करना, फोन उठाना। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये सब आगे आपको पीरियड टेबल में काम आएंगी, तो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ऐसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेकर जाती हूँ एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम का बताना जरा, एल्यूमिनियम में मैंने लिखा 13, एल्यूमिनियम में 13, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, ये हटा दो, एल्यूमिनियम 13 लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 13, क्यों है इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, क्योंकि मैम इस पे कोई चार्ज नहीं है। कैसे बांटोगे, के में कितने चले जाएंगे 2, 8, 8 और 2 10 हो गए, कितने बचे 3, तो मुझे बता दो एल्यूमिनियम के में कितने हैं 2, एल में कितने हैं 8 और एम में कितने 3, तो ये 3 की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ना, और यही 3 क्या कहलाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही 3 क्या कहलाएंगे एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, एग्जाम में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, सबके निकाल दोगे ना, 20 तक फटाफट निकाल लोगे, आप कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो 20 तक आप निकाल लोगे। अब चलो आगे थोड़ा सा, सब सही बता रहे हो, सब सही बता रहे हो, ठीक है। मैंने कहा था 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। चलो मुझे बता दो आप मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। अब मैं नहीं बताऊंगी मैग्नीशियम, आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगी, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है। हाँ जी फटाक से बताओ। एल्यूमिनियम पे +3 क्यों लिखा हुआ होता है वो हम बताएंगे आपको, अभी बताएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब बताएंगे सब बताएंगे। अब पहले मुझे बता दो मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब ये उम्मीद मत करना मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी मैं लिखने वाली हूँ, कहा था ना 20 तक याद करने हैं। कितने पे आता है मैग्नीशियम, फटाक से बताओ, फिर मैं आगे चलूँ। एसपीडीएफ भी आज करना है अपन को, एसपीडीएफ भी हमें समझना है आज। कितना होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का 2 होगा, क्यों होगा, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो कैसे भर दोगे मैग्नीशियम का, 2 भर दोगे, 8 भर दोगे, 10 हो गए 2, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो, तो 20 तक तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब चलो कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात सुनोगे, ठीक है। 2D मॉडल क्या कहता है, 2D मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2D मॉडल कहता है KLMN में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये 2D मॉडल कहता है। अब आप मुझे ये बताओ कि KLMN के क्या है, ये शेल है ना, शेल बोल दो इनको या ऑर्बिट बोल दो, मैम ये तो बोलते हैं इतने दिनों से, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कक्षा या कक्ष कहते हैं। तो आपका 2D मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल या ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है। अभी आएगा बच्चा डी ऑर्बिट, या एसपीडीएफ पढ़ाई नहीं है ना रणवीर, अब पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि 2D मॉडल कहता है, पहले एस कहां से आया ये तो सुन लो। 2D मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के ऑर्बिट या शेल में होते हैं, KLMN में होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लास्ट वाले में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जरा सुनो, अब 3D मॉडल आया, 3D मॉडल क्या कह रहा है, 3D मॉडल कह रहा है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सिर्फ शेल या ऑर्बिट में नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सब शेल में भी होते हैं या सब ऑर्बिट में भी होते हैं, सब शेल या सब ऑर्बिट में भी होते हैं। हिंदी में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन उप कक्षाओं में भी होते हैं, उप कक्षा में भी होते हैं। एक होता है कक्षा, एक होता है उप कक्षा, ठीक है। ये 3D मॉडल ने कहा,
तो आपसे क्वेश्चन यही बन गया एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बन गया? पहला क्वेश्चन ये बन गया कि भैया 2D मॉडल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसमें होना चाहिए, शेल या ऑर्बिट में होना चाहिए, कक्षाओं में होना चाहिए। और 3D मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल या ऑर्बिट्स में नहीं होते हैं, इनके आगे भी इनकी सब ऑर्बिट या सब शेल्स होती हैं, जिनको हम उपकक्षा या उपकक्ष कहते हैं, इनमें होना चाहिए। अब जरा सुनो मेरी बात को, जो के होता है, इस के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते थे, आपको याद है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है आपको? नंबर ऑफ के के लिए एन का वैल्यू क्या था? एक था ना, के के नीचे लिखना है। के के लिए एन का वैल्यू क्या था? एक था। एल के लिए 2 था, एम के लिए 3 था, एन के लिए 4 था। ये बात मैम पढ़ा चुकी है आपको। अब सुनो, अब आपका 3D मॉडल कहता है कि ये जो के नंबर की शेल है, इसमें एक ही सब शेल होती है। इन दोनों में रिलेशन निकालूंगी मैं अभी, ठीक है? तो आपका 3D मॉडल कहता है कि जो के शेल है, के कक्षा है, उसमें एक ही उप कक्षा होती है जिसका नाम एस होता है, जिसका नाम एस होता है। अब आपको पता लग गया ये एस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2D मॉडल में इसको के कहते हैं, तो 3D मॉडल में क्या कहते हैं? आप बताओगे? 3D मॉडल में इसको एस कहते हैं, ठीक है? और फिर आपका 3D मॉडल कहता है कि जो एल शेल है ना, इसमें 2 उपकक्षा होती है, 2 सब शेल होती हैं, एस एंड पी। ये 2 होती हैं, 2 नाम की होती है, एक एस होता है, एक पी होता है। हो गया? ऐसे 3D मॉडल कहता है कि एम, जिसके लिए एन का वैल्यू 3 है, इसका मतलब इसमें 3 सब शेल होती हैं। कौन कौन सी? एस पी डी, एस पी डी। हो गया? और फिर आपका 3D मॉडल कहता है कि एन के लिए एन का वैल्यू 4 है, तो इसमें 4 सब शेल होती हैं। कौन कौन सी? एस पी डी एफ नाम की। ये लो, अब आपको पता लग गया कि एसपीडीएफ कहां से आए हैं। एसपीडीएफ कहां से आए हैं पता लग गया? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अगर नहीं पता लगा तो। 2D मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन हमेशा कैलमन में होते हैं, शेल या ऑर्बिट्स में होते हैं, कक्षाओं में होते हैं। लेकिन 3D मॉडल ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन ना सब शेल्स में भी होते हैं। और जो के के लिए एन का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब के में एक ही सब शेल होती है और उसको एस बोलते हो आप। एल के लिए एन का वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसमें 2 सब शेल हैं, 2 उपकक्षाएं हैं, एस और पी। एम के लिए 3 है एन का वैल्यू, इसका मतलब इसमें 3 सब शेल हैं, एस पी डी। और एन में 4 हैं, तो इसमें 4 लिख दिया आपने। अब हम 2D और 3D मॉडल में रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे? इनमें क्या संबंध है? कुछ नहीं। के, अगर मैं के पूछूं के के लिए 3D मॉडल क्या कहता है, तो इसको इससे गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? के के लिए 1s होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एल को 3D मॉडल में क्या कहोगे, तो इस 2 को पहले s से गुणा करो, फिर इस 2 को p से करो, तो क्या आ जाएगा? 2s 2p आ जाएगा। m के लिए 3s 3p 3d लिख दो। m के लिए 3s 3p 3d लिख दिया। n के लिए आप लिख दो बच्चों, क्या होना चाहिए? 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d। ये लो, ये आ गया बच्चा आपका 2D और 3D में रिलेशन। ये आ गया आपका 2D और 3D में रिलेशन। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भैया के को 3D मॉडल में कैसे लिखा जाता है, तो आप बोलोगे 1s लिखा जाता है। के ये रहा, इसको इससे गुणा कर दोगे 1s। क्यों? क्योंकि के में एक ही सब ऑर्बिट है और s नाम का है, तो गुणा कर दिया। के एक नंबर की शेल है। n के लिए n का वैल्यू 2 है, तो 2 हो गए 2s 2p। m के लिए 3s 3p 3d। n के लिए s p d f, तो 4s 4p 4d 4f। समझ गए? अभी आएगा बच्चा ऑफ बाउ का प्रिंसिपल आएगा। समझ गए? ये दोनों में रिलेशन निकल गया। हाँ जी मैम, निकल गया स्टूडेंट्स। के की वैल्यू क्या है? ठीक है 4, अच्छा मैंने 4f, ये तो खा गई ना मैं, ये पूरा लिखो। 4s 4p 4d आएगा पहले, अब 4f आएगा। ठीक है, हो गया? अब सुनो जरा, अब आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इनमें। KLMN में तो बहुत आसान था भरना, अब इनमें भर के देखो कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल कैसे? सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है? के का ही रहेगा हमेशा। तो के के लिए 3D मॉडल में क्या वैल्यू है? 1s। अब इसका एनर्जी लेवल है यहाँ पे, तो इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s 2p में जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s 3p 3d में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? 4s 4p 4d 4f। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे sPdF में। इसको ही तो हमने K बोला, इसको ही तो हमने L बोला, इसको ही तो हमने M बोला, इसको ही तो हमने N बोला। ऐसे तो भरे जाएंगे। अभी जो मैम ने बोला कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल वाली शेल में, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अगर ये चीज समझ में आ गई, तो अब आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बात बताती हूँ मैं, जो प्रिंस जी लिख रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में जिनका नाम था ऑफ बाउ। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम केमिस्ट्री में ऑफ बाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं ऑफ बाउ सिद्धांत। एग्जाम में आता है बहुत बार, क्या होता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। फिर मुंह में उंगली देके चबाते हो वहां पे, क्योंकि क्लास में तो नोट्स मांग रहे थे मैम से। ठीक है, आप चाहे इलेक्ट्रॉन KMLMN में भरो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन SPDF में भर रहे हो, कैसे भरोगे? हमेशा लो टू हाई एनर्जी की तरफ जाओगे ना। इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हो, इसमें भर रहे हो, लेकिन एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसे भरोगे? जिस शेल या जिस सब शेल का एनर्जी लेवल सबसे कम है उसी में भरोगे ना।
यही तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, यही बात तो मैंने आपको पढ़ाई अभी। तो बच्चों आपको याद रखना है, ऑफबाउ जी ने कहा कि यहां तक ये इक्वेशन एकदम सही है, 3p तक। ये ऑफबाउ ने कहा, मैंने नहीं कहा। ऑफबाउ ने कहा कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहां गड़बड़ है, 3d और 4s में। ऐसे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो कहां पे गड़बड़ है? 3d और 4s में गड़बड़ है। ये किसने बोला? ये ऑफबाउ ने बोला। ऑफबाउ जी ने कहा कि 4s का एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल कम है, किसका? 4s का। और 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा है, 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में भरे जाएंगे? जिसका एनर्जी लेवल क्या हो? कम। तो बच्चा इस चीज को सही करके आप ऐसे लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p। अब किसको लिखेंगे? 4s को पहले लिखोगे, फिर 3d को लिखोगे बच्चा, फिर 4s को लिख दिया आपने, अब 4p आ जाएगा, अब 4d आ जाएगा, फिर 4f आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन भर दोगे। इसी को बोलते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐसे भरो, इस चीज को निकालोगे, रिलेशन निकालोगे 2d और 3d में, KLMN में, SPDF में, तो बच्चा आप ऐसे बनाओगे कि पहले आप 3d को लिखोगे, फिर 4s को लिखोगे। लेकिन ऑफबाउ जी ने कहा था कि भाई आप खुद ही तो कह रहे हो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी लेवल वाली शेल में जाता है, तो ये जो है ना, ये सब ऑर्बिट, अब शेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सब शेल की बात हो रही है, शेल तो सेम ही है ना, KLMN चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जो 4s है ना, इसका एनर्जी लेवल कम होता है, इसका एनर्जी लेवल कम है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और d का एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो आप इस चीज को लिख देना, ऑफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था 4s का एनर्जी लेवल कम होता है और 3d का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें? पहले इसमें जाएंगे और बाद में इसमें जाएंगे। इसी प्रिंसिपल को केमिस्ट्री में ऑफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो सही तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन भरने का? ये वाला, ये हो गया। हाँ भैया, ये यूपीएससी IAS में नहीं आते, CGL में भी आते हैं ये क्वेश्चन। अभी बताऊंगी अगली क्लास में, अगली क्लास में समझ में आ जाएगा कैसे। ये कोई टफ थोड़ी है, ये टफ लग रहा है तो आगे की क्लासेस कैसे पढ़ पाओगे केमिस्ट्री की? हाँ, ये टफ लग रहा है तो आगे का तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा फिर। हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। अभी हम 2 प्रिंसिपल और पढ़ेंगे, पाउली वाला पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश। समझ में आ गया होगा सबको? आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करवा दूं फटाक से, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने आइसोटॉप के बारे में बात की थी, हाइड्रोजन का दूसरे वाला, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा था हमने। फिर हमने आइसोबार की बात की थी, फिर हमने आइसोटोन की बात की। उसके बाद हमने बात किसकी की बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि KLMN में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और फिर हमने बात की कि बच्चा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सिर्फ KLMN में नहीं, ये SPDF में भी भरे जाते हैं। SPDF को ही 3D मॉडल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब S का, K का मतलब ये होता है, ये 2D में मतलब होता है, ये 3D में मतलब होता है। ठीक है, L का मतलब ये होता है, M का ये, N का ये। और फिर आपने ऐसे निकाल लिया 1s 2s 2p 3s 3p 3pd। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप यहाँ पहले भी इलेक्ट्रॉन भर दोगे, यहाँ बाद में भरोगे, तो 1 नंबर गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसको सही करने का तरीका ये ऑफबाउ ने बताया था। खत्म। आज नहीं करते बेटा, मेरी अगली क्लास भी है, कि क्लास थोड़ी है मेरी। आज कैसे खत्म कर लें कि क्लास थोड़ी होती है आपके बैच में। चलो, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को अपन फिनिश कर देंगे, फिर हम उससे अगले में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। चले, तो आज की क्लास को नोट्स बना के पढ़ना। अब देखो, ये चीज नोट्स में लिखी हुई होती है, आपको समझ में आती क्या? सिंसियरली तरीके से बताओ, अगर ये चीज नोट्स में होती, आप इससे पढ़ लेते क्या? नहीं पढ़ते ना। मेरे को भी तभी समझ में आया होगा जब मैंने लिखी होगी इस चीज को। ये निकालना सीख लेते क्या? नहीं सीखते ना। इसलिए कहती हूँ नोट्स नहीं काम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के नोट्स, हाँ पॉलीमर वाला चैप्टर हो गया, इन सब में काम आ जाएगा नोट्स, ऐसे नहीं काम आएगा। ठीक है, चले। ओहो, कौन कह रहा है? अब्दुल को तो बात सुन लो आप। वाह जी वाह, अब्दुल। अब्दुल ने 10 बार कमेंट किया PNG PNG PNG। मैंने अवॉइड कर दिया तो कहा रिकॉर्डेड क्लास है। शाबाश, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, किसी का क्या जाता है। चलो, हो गया। थैंक यू सो मच संध्या, लड़कियां बहुत अच्छी है इस बैच में बेटा। अब्दुल नहीं मिलेगी PNG, क्या PNG तू इसका देख रहे हो, देने लायक है क्या ये? मैम नया एडमिशन लिए हैं, बुक बता दीजिए चैप्टर वाइज, किस एग्जाम के लिए?